बेटा कल मैंने आप लोगों को आइसोटोप्स पढ़ा दिए थे। आज एक स्टेप आगे चलते हैं मजीद, और आइसोटोप के बाद अब पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स। कल हम आइसोटोप पढ़ चुके हैं। किसी भी एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स होते हैं ना, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं किसी एक एलिमेंट के, वो सारे के सारे आइसोटोप्स के मासेस का एवरेज अगर ले लें तो एटॉमिक मास बनता है। अब इसकी मिसाल को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है Cl35 और 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, और एक होता है क्लोरीन 37। अच्छा, इसमें से ये जो 35 वाला आइसोटोप होता है ना, ये होता है दुनिया में 75% पाया जाता है। अल्लाह ताला ने इसकी ऑकरेंस जो रखी है वो 75% रखी है, और 25% ऑकरेंस अल्लाह ने इस चीज़ की रखी है, क्लोरीन 37 की। अब अगर मुझे क्लोरीन का एटॉमिक मास चाहिए, ये जो 35 देख रहे हो या ये जो 37 देख रहे हो, ये क्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि क्लोरीन के दो अलग अलग आइसोटोप्स का मास नंबर है। एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों आइसोटोप्स के मास के एवरेज लेते हैं। क्लोरीन 35 के मास का मास क्या है? 35। एवरेज लेने के लिए इसकी परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज है सर 75%। तो 35 को 75% से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे? 75 डिवाइडेड बाय 100। 75% का मतलब होता है 75 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। अब दोनों के बीच में प्लस लगा दो। अब दूसरा आइसोटोप कौन है? 37, और इसकी परसेंटेज ऑकरेंस क्या है? 25%। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 25% से, तो 25 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आंसर आएगा बेटा 26.25, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बेटा, आंसर आएगा 9.25। दोनों को प्लस कर लोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 35.5। बात समझ में आई? ये है असल में एटॉमिक मास किसका? क्लोरीन का। ये है एटॉमिक मास। ये क्या है? ये एटॉमिक मास है। सर अभी भी दोनों में फर्क वाजे नहीं हो रहा कि एटॉमिक मास और मास नंबर होता क्या है, फर्क क्या है दोनों में। देखो एक मिसाल है, आप सब्जी वाले की दुकान पर गए, आपने सब्जी वाले की दुकान पर जाकर सब्जी वाले से कहा कि भैया मुझे 1 किलो आलू दे दीजिए, ठीक है। अब सब्जी वाले ने क्या किया भाई? सब्जी वाले ने शॉपर में 1 किलो आलू तोले और आपको दे दिए। अच्छा, ये जो 1 किलो आलू सब्जी वाले ने तोले हैं, ये 1 किलो आलू जो इसने तोल दिए, ये इसमें मान लो शॉपर में 10 आलू आए, ठीक है। वजन कितना है? वजन तो तराजू पे तोला गया, वजन कितना है भाई? 1 किलो। और आलू कितने आए? 10। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा शॉपर में 10 आलू हैं, अगर मैं 10 में से एक आलू निकाल लूं बाहर, तो क्या वजन 1 किलो रहेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, वजन कम हो जाएगा सर। इसी तरीके से सर अगर मैं उन 10 आलूओं में एक आलू और डाल दूं, तो क्या वजन 10 किलो रहे, 1 किलो रहेगा? तो जवाब होगा नहीं सर, वजन कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वजन कितना हो जाएगा? सर वजन कम हो जाएगा, कितना होगा ये नहीं पता, बस कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये है फर्क बेटा एटॉमिक मास और मास नंबर का। देखो ये जो 10 आलू की गिनती 1 किलो का वजन बना रही है ना, ये गिनती है मास नंबर, ठीक है। और असल जो वजन है आलूओं का वो क्या है? वो है एटॉमिक मास, यानी 1 किलो। क्योंकि मास नंबर क्या है? मास नंबर तादाद है, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद का सम प्लस करके, तो मास नंबर है तादाद, और एटॉमिक मास असल में है मास। जैसे कि उस 1 किलो आलू का वजन की तादाद में आलू जो कितने थे? 10 थे ना, तो वो तादाद जो 10 की है ना, वो है मास नंबर, और असल मास जो है वो है एटॉमिक मास। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये मैंने एक यूनिट लिखा है, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको समझते हैं क्या है ये। A.M.U, it is a unit of mass
used to specify very small masses of different objects. मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो सकता है ये, बट शर्त ये है कि वो जो मासेस हो ना वो बहुत छोटे हों। अब देखो, अगर मैं मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के एटम की बात करूं, हम कहते हैं हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। बल्कि हाइड्रोजन से बात बहुत सिंपल हो जाएगी, हम लेते हैं हीलियम। हम कहते हैं हीलियम का मास होता है 4 AMU। अब अगर हीलियम में देखें तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और हीलियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं तुमसे इसका मास नंबर पूछूं हीलियम का, तो क्या आएगा? 4 आएगा इसका मास नंबर, 4 आ जाएगा इसका मास नंबर, ठीक है ना। और एटॉमिक मास भी सर आप 4 AMU ले रहे हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क बता रहे हैं ना बेटा। भी देखो, एक प्रोटॉन का जो असल मास होता है ना, एक प्रोटॉन का, वो होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 ग्राम्स। एक न्यूट्रॉन का जो असल वजन होता है वो होता है बेटा 1.76 एक्सपोनेंट माइनस 27 ग्राम्स। अब ये जो एक्सपोनेंट माइनस 27 ग्राम्स आ रहा है ना, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल सी वैल्यू है कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और फिर 167 है। यानी कि एक प्रोटॉन का वजन इतना कम होता है, 0.000, फिर कहीं जाकर 167 नजर आता है। एक्सपोनेंट माइनस 27 का मतलब ये है कि 1 से पहले 26 मरतबा जीरो है, तो उसको छोटा करके लिख लिया हमने इस तरीके से। ये साइंटिफिक नोटेशन आप मैथमेटिक्स में भी अभी पढ़ेंगे। हर साल मैं पढ़ाता था क्योंकि 9 में मैथमेटिक्स नहीं होती थी, लेकिन इस साल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको कहीं भी, क्योंकि अब मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, चैप्टर 3 भी है, तो उसमें ये साइंटिफिक नोटेशंस आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये मास है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा मुझे एक एटम का मास बताना है, तो आप कैलकुलेटर में क्या करोगे? आप कैलकुलेटर में इतने सारे जीरोस को लिखोगे, फिर उसको प्लस करोगे, फिर उसको, फिर ये वाली वैल्यू को लिखोगे, फिर उसको प्लस करोगे, तो कैलकुलेटर भी पागल हो जाएगा कि भाई इतने जीरोस तो मेरे पास है ही नहीं जितने तुम लगाना चाह रहे हो। तो ये तो कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साइंटिस्ट ने इस मसले को आसान करने के लिए कहा कि यार एक कॉमन यूनिट बना लेते हैं। साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये जो मास है ना 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 ग्राम, प्रोटॉन का जो मास है, इसको हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ये वैल्यू असल में एटॉमिक मास यूनिट है। अब अगर किसी को एटॉमिक मास बताना है, मिसाल के तौर पे मुझे हीलियम का बताना है, तो हीलियम का एटॉमिक मास बताने के लिए क्या करो, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन गिनो, कितने हैं? 4 है ना, तो आपने 4 लिख दिया। अब 4 के साथ AMU लगा दो। अब अगर किसी को जरूरत होगी ना कि हीलियम का मास वो ग्राम्स में निकाले, तो वो क्या करे भाई, वो AMU की जगह पे AMU की वैल्यू पुट करे 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो 7 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग एक्सपोनेंट माइनस 27 ग्राम्स आ जाएगा। तो भाई ये उसको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम इतनी लंबी पंचायत में पढ़ेंगे ही नहीं, हम 4 के आगे AMU लिख देंगे, पढ़ने वाला खुद समझ जाएगा कि AMU की जगह उसे क्या पुट करना है और असल में ग्राम्स में वजन कितना है। समझ गए बेटा AMU? बेटा AMU समझ में आया? जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट के बाद आता है बेटा मॉलिक्यूलर मास। नहीं, मॉलिक्यूलर मास से पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो पढ़ लें।
फिर मॉलिक्यूलर मास की बात आएगी। केमिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of all the atoms in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैं अब आपके सामने कुछ नाम लिखता हूं कंपाउंड्स के। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। अब मैं आपसे कहूं इनके फॉर्मूलाज लिखो। केमिस्ट्री में ना इन कंपाउंड्स की या किसी भी कंपाउंड के ऐसे पूरे नाम नहीं लिखे जाते। केमिस्ट्री में उनको छोटे छोटे सिंबल्स में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे सिंबल्स में उनको लिखते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं? कार्बन है और ऑक्साइड कह रहे हैं तो ऑक्सीजन है। ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का CO। अब कह रहे हैं डाइऑक्साइड, डाई का मतलब क्या होता है? दो, और ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, तो CO2 इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। क्लोराइड का यानी क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तीसरा क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। इसी तरीके से पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। ब्रोमाइड का यानी ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br। इसी तरीके से सोडियम आयोडाइड, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। और आयोडीन का सिंबल क्या होता है? I। NaI हो गया। तो इस तरीके से लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला समझ में आया बेटा? यस सर। अब केमिकल फॉर्मूला हमारे पास केमिकल फॉर्मूला की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना आपको डिफरेंस की सूरत में समझाता हूँ कि दोनों हैं क्या चीज़। मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। तो ये आ गया मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का डिफरेंस। ये मैंने अभी लास्ट क्लास में एक जगह लिखा था तो मैंने वहीं से इसको कॉपी किया है। तो क्या है डिफरेंस दोनों में? मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, केमिकल फार्मूला हमने पढ़ लिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, इनको पढ़ना है। तो मैं बारी बारी हर पॉइंट समझा रहा हूँ कि दोनों में फर्क है क्या असल में ना। देखो, ये कह रहा है इट गिव्स एक्चुअल रेशियो अमंग कंबाइनिंग एटम्स। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक कंपाउंड होता है मेरे पास बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है C1H2O1। 6:12:6, 1:2:2, बल्कि इसको यहाँ मैं बाद में लिखता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अच्छा, अब देखो, अब बोलो सर ये दो फॉर्मूलाज कैसे हो सकते हैं? यही तो असल में समझाना है कि दो फॉर्मूलाज अलग अलग हैं बेटा। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है? इट गिव्स एक्चुअल रेशियो अमंग कंबाइनिंग एटम्स। जो भी एटम्स जुड़े हैं ना, मतलब कोई मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो भी एटम्स जुड़े हैं
उन एटम्स के दरमियान जो असली रेशो है ना, एक्चुअल रेशो जो है, ठीक है ना, जो एक्चुअल रेशो है वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्चुअल रेशो नहीं बताता, यानी कि किस तनासुब में मिले। रेशो किस चीज के बारे में कह रहे हैं सर, ये रेशो क्या चीज है, बताता हूं रेशो भी। और सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताते हैं, सिंपलेस्ट रेशो। मतलब रेशो का मतलब है, देखो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 6, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 12, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6। ये है बेटा रेशो, कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 एटम कार्बन, 12 एटम हाइड्रोजन, 6 एटम ऑक्सीजन चाहिए। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो एक एटम कार्बन यहाँ पर नजर आ रहा है, एक एटम हाइड्रोजन नजर आ रहा है, एक एटम ऑक्सीजन नजर आ रहा है। आप बोलो सर बात यह है कि ये दो तो अलग अलग फॉर्मूलाज होगा, ये दो किसी एक चीज के फॉर्मूला कैसे हो सकते हैं? बेटा मैं ये असली जो पहचान है ना ग्लूकोज की, वो ये ग्लूकोज की पहचान नहीं है, ये ग्लूकोज की आइडेंटिटी नहीं है। भाई मिसाल ऐसे समझ लो, मैं गुस्से का तेज हूं, ठीक है, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, बहुत अजीब सा गुस्सा आ जाता है, तो ये मेरा मसला है। लेकिन क्या इस दुनिया में वाहिद मैं अकेला हूं जिसका गुस्सा तेज है? तो जवाब होगा नहीं सर, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये ऐसा ही है बेटा, इस तरह का फॉर्मूला बहुत सारे कंपाउंड्स का हो सकता है, ग्लूकोज का सिर्फ अकेले का नहीं। यानी कि ये असली पहचान नहीं है ग्लूकोज की, असली पहचान कौन है, ये है असली पहचान। अच्छा सर, तो फिर ये फॉर्मूला जो है ये आया कैसे? ये आता है बेटा इसी से। कैसे आता है देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, वही आ गया रेशो 1:2:1। ये चीज है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में कहा जा रहा है, इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में कहा जा रहा है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। अच्छा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी कंपाउंड की है क्या? विच एटम्स एंड हाउ मेनी एटम्स, ये दो ही तो इंफॉर्मेशन है जो किसी फॉर्मूला से हमें मिल सकती हैं या हम चाहते हैं कि हमें मिले। विच एटम यानी कि कोई कंपाउंड बनाने में कौन कौन से एटम का इस्तेमाल हुआ है? तो जवाब होगा सर, कंपाउंड बनाने में कार्बन का इस्तेमाल हुआ, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ और ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ। विच एटम का जवाब मिल गया। अच्छा, हाउ मेनी एटम, क्या इसका जवाब मिल रहा है? तो जवाब उसका भी मिल रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला से, 6 एटम कार्बन, 12 एटम हाइड्रोजन और 6 एटम ऑक्सीजन। क्या इस वाले फॉर्मूला से जवाब मिल रहा है विच एटम का और हाउ मेनी एटम्स का? तो विच एटम का जवाब तो मिल रहा है सर, 3 एटम्स, मतलब 3 तरह के एटम्स चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, विच एटम का जवाब मिल रहा है। हाउ मेनी एटम का जवाब मिल रहा है? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि ये जो एटम्स की तादाद बता रहा है वो असली तादाद तो ग्लूकोज की है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? क्या बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं तीसरे कंपाउंड्स पर, तीसरे पॉइंट पर। ऑल कंपाउंड्स हैव यूनिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एक और एग्जांपल है इसके लिए, एक कंपाउंड होता है मेरे पास सक्रेज, फॉर्मूला होता है इसका C12H24O12। रेशियो क्या है, 12:24:12। अगर इससे मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं, क्या बनेगा? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12। यानी कि इधर भी रेशियो क्या आ रहा है, CH2O, C1H2O1, ये रेशियो आ रहा है, यानी कि 1:2:1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने ये लिखूं C1H2O1 और ये लिखूं C1H2O1 और तुमसे कहूं कि बेटा मुझे पहचान कर बताओ कि कौन सा
फॉर्मूला ग्लूकोज का है एम्पिरिकल फॉर्मूला और कौन सा एम्पिरिकल फॉर्मूला सक्रेज का है, बता सकते हो? अगर मैं ये दोनों लिखूं, ये वाले दोनों, क्या बता सकते हो कि कौन सा ग्लूकोज का होगा, कौन सा सक्रेज का होगा? नो। क्योंकि सर दोनों एक जैसे हैं, नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है बेटा, अब बताओ अगर मैं ये दोनों लिखूं तुम्हारे सामने तो क्या बता सकते हो कि कौन सा ग्लूकोज का है, कौन सा सक्रेज का है? जी। बस यही तो कह रहा है तीसरा पॉइंट, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर कंपाउंड का अलग होता है, अलहदा होता है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक जैसा हो सकता है, ये बता रहा है तीसरा पॉइंट। बात समझ में आई? बेटा बात समझ में आई? बेटा क्लियर है? जी जी आ गई। जी सर। अच्छा अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर मास की जानिब। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जितने एटम हैं उन सब के मॉलिक्यूलर मासेस का सम क्या होता है? एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, अच्छा देखो कैसे होता है सर। अब इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों को ताकि मैं आपको बात समझा सकूं। HNO3 और NH4 ट्वाइस CO3 और Al2SO4 थ्राइस। ये कुछ एग्जांपल्स है, मैं करवा रहा हूँ कैसे होगा, देखो। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी फॉर्मूला में जितने भी एटम्स है ना, सब एटम्स के एटॉमिक मासेस को अगर प्लस कर लो तो मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल जाता है, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का। अब देखो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 12। अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 16। दोनों में प्लस, दोनों को प्लस कर लो, 28। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है AMU। सिंपल, आसान है। आगे चलते हैं। सबसे पहले कौन लिखा है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 12। अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है? 16। सर इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन को मत कर देना, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के नीचे, कार्बन के नीचे नहीं है। तो 12, 2 16 जा 32, दोनों को प्लस कर लो, 44 AMU हो गया। इसी तरीके से HNO3, हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1। अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। नाइट्रोजन का मास 14। अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, 3 लिखे हैं यहाँ पर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस 14 15 हो गया, 3 16 जा 48 होता है, प्लस कर लो, 63 AMU आ गया। अब इधर आओ। सर इधर तो ब्रैकेट लगा है बेटा, कोई मसला नहीं है, तुम भी ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट लगा है तो तुम भी लगा दो। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन लिखा है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ 4 लिखा है तो मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ। ठीक है ना सर? ब्रैकेट के नीचे 2 है। अब देखो मैंने कहा था जो नंबर जिसके नीचे लिखा होता है वो पूरे से मल्टीप्लाई, वो उससे मल्टीप्लाई होता है, तो 2 लिखा है ब्रैकेट के नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से। फिर आगे शिफ्ट करना है, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। कार्बन का मास 12, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। ऑक्सीजन का मास 16, ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्लस करो, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले तो। 14 प्लस 4 18 हो गया, 12 प्लस 3 16 था 48 होता है, 2 18 था 36 प्लस
12 प्लस 48 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 को प्लस करो 36 से, तो 96 AMU आ गया। अब Al2SO4 थ्राइस का मास देखो, एल्यूमिनियम का मास होता है 27, यहाँ कितने एटम्स हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे शिफ्ट करना है, जैसे जैसे आगे शिफ्ट करना वैसे वैसे प्लस लगाना, आगे शिफ्ट करना है प्लस लगाओ। अब सर ब्रैकेट आ गया, बेटा ब्रैकेट आने का मतलब परेशानी थोड़ी है, ब्रैकेट आया तो तुम भी ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट के अंदर क्या है? सल्फर, सल्फर का मास होता है 32। अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और क्योंकि 4 ऑक्सीजन नीचे लिखे हैं तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सर ब्रैकेट के नीचे 3 भी है, तो बेटा 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, 2 इंटू 27 54 हो गया, प्लस 3 32 यहीं रहने दो, प्लस 4 16 जा 64 होता है। अब इन दोनों को पहले प्लस करो, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले इन दोनों को प्लस करो, तो ये हो गया 96। अब 54 को यहीं रहने दो, 96 से 3 को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 288। 288 को 54 से प्लस कर लो, आंसर आएगा 342 AMU। बात समझ में आई बेटा? जी सर। अच्छा, अब तुम लोग ये करो कि इसका एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। मैं नेक्स्ट वीक कुछ और असाइनमेंट के लिए तुम लोगों को मॉलिक्यूल्स दूंगा। ले लिया?